हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रासायनिक माइंड। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक न्यू टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो समझेंगे अपनी जो इस वीडियो में और इससे आगे आने वाली वीडियोज में हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और हमने इससे पहले जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्यों होते हैं और कब वो डेविएशन शो करते हैं, और वो डेविएशन शो करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। तो आइए हम अपना टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। हम इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, साथ में उसके हम जानेंगे कि कैसे मोलर मास को डिटरमाइन किया जाता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए ये क्या है, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेज व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ सॉल्वेंट। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जब एक नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट जब ऐड किया जाता है, एक सॉरी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब ऐड किया जाता है सॉल्वेंट में, तो क्या होता है कि उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। और वेपर प्रेशर डिक्रीज कब होता है, वेपर प्रेशर डिक्रीज क्यों होता है, इन सबको मैं पहले ही बता चुका हूं। और वेपर प्रेशर डिक्रीज एक बार और मैं रिमाइंड करा देता हूं कि वेपर प्रेशर डिक्रीज इसलिए होता है क्योंकि जो सॉल्यूट पार्टिकल है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल, वो सरफेस पर आ जाते हैं और सरफेस को कवर कर लेते हैं। कुछ एरिया सरफेस का कवर जब हो जाएगा तो जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स होंगे वो वेपराइज नहीं हो पाते, इससे कि वेपर प्रेशर उसका कम हो जाता है। तो these are many properties of solution which are connected with this decrease of vapor pressure। मतलब इस वेपर प्रेशर डिक्रीज के साथ बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं, वो इसके साथ एसोसिएटेड हैं। तो इन प्रॉपर्टीज को हम समझेंगे, यही प्रॉपर्टी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्चुअली कही जाती है। तो पहली प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एफ दी सॉल्वेंट। दूसरा है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। थर्ड इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। एंड फोर्थ इज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये चार तरह की हमारी प्रॉपर्टीज हैं, यही चारों हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कही जाती हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन क्या है, समझते हैं कि क्या होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो ऑल दीज प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। मतलब ये जो सभी प्रॉपर्टीज होती हैं वो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं, उसकी नेचर पर नहीं। irrespective of their nature relative to the total number of particles present in the solution। मतलब वो सीधा कह रहा है कि उसकी नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, केवल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, जो भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उस पर डिपेंड करेगा। तो ये जो प्रॉपर्टीज, सच प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जो कॉलिगेटिव वर्ड है वो हमारा लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। इसका वहां क्या मतलब होता है, को का मतलब तो होता है टुगेदर, को मीन्स टुगेदर एंड लिगे मीन्स बाइंड। मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को एक साथ बाइंड करके और उनको पढ़ना हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंडर में पढ़ते हैं। तो आइए समझते हैं अपनी सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, स्टार्ट करते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो क्या होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, आइए डिटेल में हम समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले the vapor pressure of a solvent in a solution is less than of the pure solvent। ये मैंने पहले भी बता चुका हूं और अभी भी बता रहा हूं कि जो वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का होता है और उस सॉल्वेंट का जब हम एक सॉल्यूशन बना ले, उसमें कोई सॉल्यूट ऐड कर दें, तो जो उसका वेपर प्रेशर होगा वो कम होगा। मतलब जो प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है। ये किसने बताया था, हमारे जो साइंटिस्ट थे राउल्स ने। तो जो राउल्स established that the lowering of vapor pressure depends only on the concentration of the solute particles and it is independent of their identity। मतलब नेचर से तो कोई मतलब नहीं है, केवल और केवल उसकी कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन पता होगी तो हम क्या निकाल सकते हैं, पार्टिकल्स निकाल सकते हैं। तो उस सॉल्यूट के पार्टिकल्स पर डिपेंड करते हैं, सिंपल सी बात ये है। तो उन्होंने एक स्टेब्लिश्ड रिलेशन बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन।
देखिए ये उन्होंने पहले भी बताया था और मैं इसको पढ़ा भी चुका हूँ। क्या बताया था, जो वेपर प्रेशर होता है मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मैं मान लूं 1 और 2 कंपोनेंट हैं एक मेरे सॉल्यूशन के अंदर, 1 मेरा जो है सॉल्वेंट है, क्या है, सॉल्वेंट है, और 2 मेरा जो है वो क्या है, सॉल्यूट है। अगर मैं P1 की बात करूं, मैं सॉल्वेंट के लिए बात कर रहा हूं, P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द X1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि X1 मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूट की। ओके, अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी हटाता हूं तो राउल्ट्स के अकॉर्डिंग क्या आता है, P1 नॉट X1, और ये जो P1 नॉट होता है वो होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म। क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर, मतलब जब प्योर फॉर्म में होगी। तो देखिए जो मेरा P1 इज इक्वल टू P1 नॉट X1 जो आया वही इसने यहाँ दे रखा है। क्या दे रखा है, P1 इज इक्वल टू X1 P1 नॉट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा है कि ये रिडक्शन इन वेपर प्रेशर, द रिडक्शन इन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डेल्टा P1, मतलब जो उन्होंने रिडक्शन जो हुआ है वो किससे डिनोट कर दिया, डेल्टा P1 से। ये रिडक्शन कितना हुआ होगा, पहले मतलब कमी कितनी आई होगी वेपर प्रेशर में, पहले P1 नॉट था सॉल्वेंट का, अब लास्ट में क्या हो गया, P1 हो गया। मतलब प्योर फॉर्म से अब जब सॉल्यूशन बन चुका है उसके बीच में अगर उसको वेपर प्रेशर को हम सब्ट्रैक्ट कर दें, घटा दें, तो हमारा जो रिडक्शन होगा, कितनी कमी आई है वो हमें पता पड़ जाएगा। अगर ये हमें पता पड़ गया तो डेल्टा P1 की वैल्यू मुझे पता पड़ेगी। ओके, मुझे P1 की वैल्यू पता है, P1 X नॉट, तो डेल्टा P1 इज इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1 नॉट X1। मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ से बस ये वाली वैल्यू पुट कर दी है। अगर वैल्यू पुट कर दी है तो डेल्टा P1 इज इक्वल टू P1 कॉमन मेरा 1 माइनस X1 आ जाएगा। और मैंने बताया था अगर मेरे दो कंपोनेंट हैं X1 प्लस X2 तो इनकी मोल फ्रैक्शन का सम क्या होगा, 1। क्या होगा, 1। तो 1 माइनस X1 इज इक्वल टू X2 हो जाएगा। यहाँ से डेल्टा P1 की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। P1 इज इक्वल टू यहाँ P1 इंटू X2 आ गया। अगर ये मेरा P1 इंटू X2 आ गया तो देखिए यहाँ इसने जो निकाला है, ये इसने भी डेल्टा P1 इज इक्वल टू X2 P1 नॉट निकाला है। सॉरी देखो हमने एक गलती कर दी है, क्या किया है, यहाँ ये P1 नहीं है, ये मेरा P1 नॉट है दोनों जगह। तो देखिए अब उसने क्या कहा है, अब हम यहाँ समझेंगे रिलेटिव लोअरिंग कि कितनी रिलेटिव लोअरिंग हुई। रिलेटिव लोअरिंग किसके रेस्पेक्ट में समझ रहे हैं, जो उसकी प्योर स्टेट में थी। तो देखिए लोअरिंग मेरी कितनी हुई, डेल्टा P1 कितनी हुई, डेल्टा P1, ये मेरी लोअरिंग। अगर मुझे चाहिए रिलेटिव लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग कर दूंगा P1 नॉट, ये मेरी हो गई रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब इसकी वैल्यू मुझे निकालनी। देखिए डेल्टा P1 नॉट की वैल्यू मैंने पहले भी बताया था, P1 नॉट क्या है, इनिशियल जो था P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट, ये था। लेकिन मुझे डेल्टा P1 की मैंने एक और वैल्यू निकाली है, डेल्टा P1 की वैल्यू क्या निकाली है एक और, वो ये रही। ठीक है, तो मैं इसको इक्वल रख सकता हूं P1 नॉट X2 अपॉन P1 नॉट, क्योंकि देखिए डेल्टा P की वैल्यू मैंने यहां रख दी और ये P1 नॉट यहां रख दी, और एक वैल्यू तो ये वाली है और एक ये अलग है। तो जब इन दोनों को देखूंगा तो दोनों इक्वल ही हैं। मैं इसको लिख सकता हूं P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू, देखिए P1 नॉट X2 अपॉन P1 नॉट, तो ये यहां से कैंसिल आउट, इज इक्वल टू X2। तो देखिए मैं यहां से एक स्टेटमेंट दे सकता हूं, क्या दे सकता हूं, कि जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हुई है, जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट हुआ है वो किसके इक्वल हुआ है, इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, ये हमें एक फॉर्मूला पता पड़ गया। तो देखिए यहां इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि the expression on the left hand side of the equation as mentioned earlier is called
relative lowering of vapor pressure and is equals to the mole fraction of the solute। यही मैंने अभी बताया था कि मेरा x2 आ गया तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होगा। तो देखिए यहाँ मेरा क्या आया था, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू x2 था। x2 मोल फ्रैक्शन है तो मोल फ्रैक्शन को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं बता चुका हूँ, मोल जिसका मोल फ्रैक्शन लिखेंगे उसके ऊपर में मोल आएंगे अपॉन नीचे टोटल मोल्स, तो टोटल N1 प्लस N2 आएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ उसने बोल रखा है कि अगर मेरा सॉल्वेंट जो है वो मतलब जो मेरा सॉल्यूशन बना है वो बहुत ज्यादा डाइल्यूट है। कैसा है, डाइल्यूट है। डाइल्यूट होगा इसका मतलब क्या होगा, उसमें सॉल्वेंट तो बहुत ज्यादा, सॉल्यूट बहुत कम। अगर सॉल्वेंट बहुत ज्यादा तो उसके मोल्स ज्यादा और सॉल्यूट के मोल्स बहुत कम। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि N1 इज वेरी ग्रेटर देन N2 इफ, यहाँ इफ है, अगर मेरा सॉल्यूशन कैसा है, डाइल्यूट है, तो मैं N1 मेरा बहुत बड़ा है और N2 बहुत छोटा है तो N2 को नेग्लेक्ट कर दूंगा। यही इसने देखिए यहाँ आगे बोला है कि हेंस नेग्लेक्टिंग N2 इन द डिनोमिनेटर। तो इसने जब N2 को मैं इस वाले N2 को मैं यहाँ से हटा दूंगा तो बचेगा क्या, N2 अपॉन ये बचेगा N2 अपॉन N1, यही बचेगा। और यहाँ देखिए ये इसका आ चुका है कि जो मेरे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर फॉर द डाइल्यूट सॉल्यूशन N2 अपॉन N1। तो N2 देखिए मोल इज इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास, वेट अपॉन मोलर मास होता है। जो मेरे मोल्स का फॉर्मूला होता है वो वेट अपॉन मोलर मास ही तो होता है। तो यहाँ क्या किया है इसने, रख दिया है, बस वैल्यू पुट की है और ये वाली मेरी वैल्यू आ चुकी है। देखिए यहाँ से मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हम बहुत अच्छी तरह इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि वहां सब कुछ दे रखा होगा, मोलर मास पूछ रखा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन है हम प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, मैं समझाऊंगा तो सब कुछ, अगर थोड़ा सा हार्ड भी लगेगा आपको तो कुछ कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी तरीके से हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ ये क्या है, W1 और W2 दे रखे हैं, ये मास है, और M1 और M2 क्या है, मोलर मास है। M1 सॉल्वेंट का और M2 सॉल्वेंट है, सॉरी M2 सॉल्यूट। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 2.6 इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है। आइए समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो देखिए समझते हैं, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, वेपर प्रेशर किसका दे रखा है, प्योर बेंजीन, एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850। मतलब मुझे ये प्योर स्टेट में दे रखा है, किसमें दे रखा है, बेंजीन का दे रखा है तो प्योर स्टेट में। मतलब मैं a non volatile non electrolyte solid weighing 0.5 ग्राम, मतलब मुझे मास किसका दे रखा है, सॉल्यूट का, when added to the 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, मतलब बेंजीन का भी मुझे वेट दे रखा है और उसका मोलर मास भी दे रखा है 78 होता है। ठीक है, इसमें ऐड कर दिया गया, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज 0.845। देखिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, मेरा P1 नॉट क्या था 0.850 और मेरा P1 कितना आया जो सॉल्यूशन में आया 0.845। देखिए ये P1 जो सॉल्यूशन में आया है वो वेपर प्रेशर कम हो चुका है, मतलब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हुआ है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस। ये ऐसा ही क्वेश्चन बिल्कुल जेईई नीट तुम्हारे और बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छी तरह एग्जाम्पल के एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं बोर्ड में, तो सीबीएसई के बोर्ड में एग्जाम्पल आएगा बिल्कुल, बस थोड़ी सी वैल्यू चेंज करेगा, आंसर निकाल दो भाई। तो ये बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए समझते हैं, मैंने अभी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ा था, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या था, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट, यही था, इज इक्वल टू x2 था। x2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, N2 अपॉन N1 प्लस N2। मुझे P1 नॉट की वैल्यू पता है कितनी है 0.850 माइनस P1 की वैल्यू पता है 0.845 अपॉन 0.850 मैंने वैल्यू पुट कर दी। मुझे N2 की वैल्यू पता है, N2 में क्या रखूंगा W2 अपॉन M2। ठीक है, M2 मुझसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है मुझसे, M2 मेरे से पूछ रहा है। तो देखिए मैं N2 को क्या रख सकता हूं, W2 अपॉन M2 अपॉन, सॉरी ये, तो देखिए यहां से क्या हो रहा है हमारा,
कि N1 को मैं क्या लिखूंगा, W1 अपॉन M2 प्लस यहां लिखूंगा W2 अपॉन M2। तो देखिए मैं W2 अपॉन M2 दो वैल्यू आएंगी, यहां से इसको नेग्लेक्ट कर दूं क्योंकि बहुत कम है सॉल्यूट, बहुत कम है सॉल्यूट की जो अमाउंट है बहुत कम है, तो मैं इसको नेग्लेक्ट कर दूंगा। तो सिंपल मेरे पास क्या बचेगा, W2 मुझे दे रखा है 0.5, क्या दे रखा है 0.5 अपॉन मोलर मास कितना है, मोलर मास ही तो पूछ रहा है M2 अपॉन W1 मुझे पता है, W1 किसके लिए, W1 बेंजीन का, बेंजीन कितना 39 ग्राम और M1 बेंजीन के लिए कितना दे रखा है 78। तो मैं यहाँ रख सकता हूँ 39 अपॉन 78, 39 ये 2, तो ये कल कितना आया, ये आया 0 पॉइंट, यहाँ से कितना बचेगा 0.05 अपॉन 0.850। देखिए हम M2 को जब यहाँ से सॉल्व करेंगे M2 के लिए, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 170, जैसा कि यहाँ दे रखा है। ठीक है, आंसर दे रखा है मुझे पहले से पता है, बस मुझे सॉल्यूशन करना था, तो ग्राम पर बोल मैंने सॉल्यूशन तुम्हें समझा दिया है। ओके, तो अब बढ़ते हैं आगे, हमारे जो कुछ और एग्जाम्पल्स है इसी चैप्टर से बनते हैं, कुछ और क्वेश्चन समझते हैं। आइए, तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, मतलब मास पूछ रखा है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का, मोलर मास उसका दे रखा है 40 ग्राम पर मोल, ये मोल इनवर्स आएगा, which should be dissolved in 114 ग्राम of octane, octane क्या है मेरा जो सॉल्वेंट दे रखा है, to reduce its vapor pressure to 80%। अगर मान लीजिए मेरा P1 नॉट मेरा क्या था 100 P था, मान लीजिए, अब उसका जो P1 आया मेरा वो कितना आ गया 80% तक रिड्यूस हो गया, मतलब उसका 80% तक बचा है, मतलब 20% रिड्यूस हो गया। तो अब P1 कितना आया 80P, मतलब उसका रिड्यूस हो चुका है 20P। तो मुझे क्या, मुझे केवल रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से निकल सकता है क्योंकि वेपर प्रेशर यहाँ दे रखा है। तो P1 नॉट माइनस P1 अपॉन, अपॉन में क्या दे रखा है, अपॉन P1 नॉट इज इक्वल्स टू द X2 होता है। अब देखिए X2 की वैल्यू में यहाँ से क्या रखूंगा, X2 होगा N2 अपॉन N1 प्लस N2। ठीक है, देखिए N2 क्या होगा W2 अपॉन M2 अपॉन, ये हो जाएगा W1 अपॉन M1 प्लस W2 अपॉन M2। ये जो W1 एंड W2 है ये क्या है मास, किस किस के लिए, सॉल्वेंट के लिए, मास सॉल्वेंट और सॉल्यूट के लिए, किसके लिए, सॉल्वेंट और एंड सॉल्यूट के लिए। और जो मेरे M1 एंड M2 है ये क्या है, ये मेरे मोलर मास है, मोलर मास है। तो देखिए मेरी P1 नॉट की जो वैल्यू होगी मुझे पता है कितनी है 100P है, माइनस P1 कितना है 80P अपॉन P1 नॉट 100P। ओके, देखिए W2 की वैल्यू, मतलब वो मेरे से W2 तो क्या करवा रहा है, पूछ रहा है W2 तो, कि W2 तो मुझे बताना है, मुझे मास बताना है, तो W2 में सेम रहने दूं, अपॉन मास कितना है दे रखा है मोलर मास 40 अपॉन W2 अपॉन 40 प्लस, अभी देखिए यहाँ पर हम नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें नहीं पता है कि वो ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, अगर नेग्लेक्ट कर देंगे तो हमारा हो सकता है कुछ आंसर आंसर जो है वो थोड़ा डिफर है। तो पहले बिना बिना नेग्लेक्ट किए हम क्वेश्चन करते हैं। W1 अपॉन, W1 तो मुझे पता है, W1 कितना है 114, लेकिन M1 नहीं पता है, तो ऑक्टेन क्या होता है C8H18, यही होता है। अगर मैं निकालूंगा 12 इंटू 8 प्लस 18 इंटू 1 कितना हो गया 96 प्लस 18 कितना हो गया 114 ही आ गया है। अगर ये 114 तो 114 सेम, देखिए इससे तो ये एक बार कट गया, तो मैं यहाँ से देखिए ये इसकी वैल्यू कितनी है कि 100P माइनस 80P 20P अपॉन 100P, P से P कटा, 0 से 0 कटा, ये आ गया मेरा 0.2 आ जाएगा, 2/10 लिखे रहने दो, W2 अपॉन 40 अपॉन ये W2 अपॉन 40 प्लस 1,
ये किसके इक्वल होगा, 0.2 इक्वल टू W2 अपॉन 40 अपॉन W2 अपॉन 40 प्लस 1। तो देखिए जब मैं इसका 0.2 में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा मेरा 0.2 W2 अपॉन 40 प्लस 0.2 इक्वल टू W2 अपॉन 40। ठीक है, तो देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इस यहाँ से 0.2 इक्वल टू W2 अपॉन 40 माइनस 0.2 W2 अपॉन 40। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो W2 अपॉन 40 1 माइनस 0.2 आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल आया, 0.2 इज इक्वल टू W2 अपॉन 40 इंटू 0.8। ठीक है, जब मैं इसकी बात करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 2 से ये कटेगा 4, 4 से ये 10 बार, और तो W2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। तो मेरा 10 ग्राम आंसर होगा, क्या होगा, 10 ग्राम मेरा आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन मेरा बहुत सिंपल था। हमने क्या किया, मतलब उसने बोल रखा था 80% तक होता है, मतलब रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%, मतलब 80% तक आ जाता है। पहले 100 था, फिर अब 80 हो गया। तो 20 की कमी आई तो मैं वहां से निकाल दूंगा, डायरेक्ट भी रख सकता है। मैं यहाँ से इसको पॉइंट में मान लेता, 1 मान लेता, और इसको डायरेक्ट ही 0.2 रख सकता था कि जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हुई है वो कितनी होगी, 0.2। तो ऐसे भी हो सकता था, 100 मान के बहुत इजी पड़ता है, इसलिए मैंने 100 मान के यहाँ से ये क्वेश्चन किया। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और हमारे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।